हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 7 है, जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। आज हम उस चैप्टर को पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में आपको ये इस पैराग्राफ तक मिल जाएगा। पार्ट 2 में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. The lawyers was also officially known as the legal advisor. देखिए, हमने इससे पहले मैंने शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको पिछला जो जितना भी अपन ने पढ़ा था उसका थोड़ी सी समरी टाइम बता दूँ, ताकि आपको ये वाला पैराग्राफ थोड़ा समझ में आए आगे का, है ना। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि पोइट्स एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है, इसमें एक फिल्म स्टूडियो के बारे में बताया गया है, जहाँ पर कैसे हीरोइंस को तैयार किया जाता है। पैनकेक दरअसल एक जो मेकअप मटेरियल होता है उसके एक ब्रांड का नाम है। तो यहाँ पर ये सारा जो चल रहा है वो सब फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइंस के मेकअप्स को लेकर, और इंडस्ट्री में क्या क्या होता है बॉलीवुड में, उसके बारे में ये बताया गया है चैप्टर। तो हम पढ़ रहे थे एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था सुब्बू, और एक और पर्सन है जो वहाँ पर एक नॉर्मल बॉय की तरह काम करता है। तो सुब्बू के बारे में उसने कुछ डिटेल दी थी हमको, और उसी सुब्बू के बारे में ये अभी कंप्लीट कर रहा है। तो हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, ठीक है। वो लड़का हम लोगों को बता रहा है कि आप देखोगे सुब्बू को, आपने देखा होगा हमेशा किसके साथ? बॉस के साथ। बॉस कौन होता है? ओबियसली डायरेक्टर, बॉस के साथ। बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट। लेकिन जब अटेंडेंस ली जाती है, पूरे जो क्रू होता है पूरा फिल्म में जितने लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनकी जब अटेंडेंस ली जाती है उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। सुब्बू जो कि नॉर्मल लड़का है और वहाँ पे डायरेक्टर को वो सजेस्ट करता है अच्छी आइडियाज़। तो वो कह रहे हैं जब अटेंडेंस ली जाती है तो उसे कहाँ अटेंडेंस दी जाती है? उसकी स्टोरी डिपार्टमेंट में उसकी अटेंडेंस ली जाती है। एज ए लॉयर भी उसकी अटेंडेंस ली जाती है, और असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स वहाँ पर भी उसकी अटेंडेंस लगती है। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र। लॉयर को हम जानते हैं कि लॉयर हम किसे बोलते हैं? जो लीगल एडवाइस देता है ना, कोर्ट से रिलेटेड और केस से रिलेटेड, तो लीगल एडवाइज़र को। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट। लेकिन यहाँ पर सब लोग उसको अपोजिट मानते थे, है ना। एन एक्सट्रीमली अपोजिट मतलब आप देखते हैं कैसा अपोजिट है ना, कि लॉयर नहीं है तो क्या है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। वो बता रहा है कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल थी। टेम्परामेंटल मतलब जो बहुत जल्दी अपना आपा खो दे, है ना, बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाए। तो टेम्परामेंटल यानी शॉर्ट टेम्पर हम बोल सकते हैं। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार फूट पड़ी। यहाँ ब्लू ओवर का मतलब उनका गुस्सा फूट पड़ा। वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, और सब लोग उनको देखकर बिल्कुल एकदम से स्टन हो गए, बिल्कुल चौंक गए, डर के मारे चुपचाप खड़े हो गए कि क्या बात हो गई। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। लॉयर क्या पकड़े हुए थे? लॉयर यानी वही सुब्बू के बारे में बात चल रही। वो क्या पकड़े हुए था? एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट पकड़े हुए था। जो जिसको हम बोलते हैं कैमरा बोल सकते हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, जब वो रुकी सांस लेने के लिए, द लॉयर सेड टू हर, तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसने बोला 1 मिनट प्लीज़, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। और इस 1 मिनट प्लीज़ करके और फिर उस रिकॉर्डिंग को उन्होंने बैक प्ले करा, यानी जो पिछला जो उन्होंने एक्टिंग की होगी उसे बैक प्ले किया। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress' tirade against the producer. यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मतलब बताने लायक ना हो
ऐसी कोई गलती नहीं थी जो हम बता नहीं सकते थे। इनक्रिमिनेटिंग है मतलब क्रिमिनल वाला केस नहीं था, है ना, इनक्रिमिनेटिंग था। ऐसी कोई उसने गलती नहीं कर दी थी जो मेंशन ना की जा सके, बताई ना जा सके और जिसको हम इग्नोर ना कर सकें। ऐसी उसने कोई भी एक्ट्रेस ने गलती नहीं की थी अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। किसके खिलाफ? प्रोड्यूसर के खिलाफ। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन, जब उसने अपना वॉइस दोबारा से सुना थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस साउंड इक्विपमेंट के थ्रू मतलब जो जिसमें आवाज़ आती है ना कि आपने कैसे एक्टिंग करी है देखें दोबारा से, है ना। तो जब उसने साउंड इक्विपमेंट के थ्रू अपनी आवाज़ सुनी, शी वॉज स्ट्रक डम, वो एकदम चौंक गई, एकदम दम मतलब होता है बिल्कुल चुप हो जाना, है ना, कुछ नहीं बोलना, गूंगा, दम हो गई। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. वो कह रहे हैं एक लड़की जो कंट्री साइड से आई, कंट्री साइड यानी कि शहर से नहीं आई है, आसपास के गांव के मतलब जैसे आप नॉर्मल जो एरिया होता है शहर, जो छोटा शहर बोल सकते हैं आप उसे, कंट्री साइड से आई हुई है। शी हैडंट गॉन थ्रू, उसे नहीं पता था, वो इतनी ज़्यादा स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया था उसने, संसार के एक्सपीरियंसेस को इतना नहीं जानती थी, इतनी इम्पोर्टेंस उसे नहीं पता थी कि मेरी एक्टिंग का ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ की कितनी मतलब सफिस्टिकेशन यानी कि कितना ज़्यादा हर चीज़ स्पेशल है, क्रूशियल है, क्रिटिकल है, उसे नहीं पता था। दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ, इसलिए वो अपने आप को क्या पा रही थी वहाँ पे, कैटापुलेटेड यानी कि एक ऐसा मान सकते पिंजरा टाइप, बंद, कैद, है ना। जब आपको बोला जाए कि रुक जाओ, सांस बंद करो, अब सांस लो, अब बोलो, मतलब किसी के कहने पर ही आप सांस तक लोगे तो इसका मतलब आप कितने बड़े गुलाम हो गए। तो वो मुझे सिर्फ इसमें बताया जा रहा है कि वो अपने आप को कैसा फंसा महसूस कर रही थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, उस टेरर से वो कभी बाहर नहीं आई जो उसने उस दिन महसूस किया। कौन सा टेरर? कि डायरेक्टर ने उससे जो डायलॉग बुलवाए होंगे, वो डायलॉग उसने फिल्म में किस तरीके से उसकी आवाज़ को उन्होंने पेश किया, जिसकी वजह से वो भड़क गई, उसे गुस्सा आ गया और उसे एक्टिंग के नाम पे डर लगने लगा। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। इतना अच्छा एक्टिंग करियर उसका चल रहा था, वो एंड हो गया था। द लीगल एडवाइज़र हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, वो लीगल एडवाइज़र जो था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो स्टोरी डिपार्टमेंट में भी उसकी अटेंडेंस लगती थी, हैड अनविटिंगली, वो क्या कह रहे हैं, हैड अनविटिंगली, वन सेकेंड, had unwittingly brought about that sad end. अनविटिंगली, देखो विटिंगली होता है बहुत चतुराई से, चालाकी से, धूर्त जिसको बोलते हैं ना, उसकी तरीके से बात पेश करना, लेकिन बेचारे उसको तो नहीं आती थी ज़्यादा धूर्तपन दिखाना, चालाकी दिखाना, तो वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके में वो न्यूज़ उसने वो सैड एंड वो ले आया। मतलब उसे नहीं पता था कि इतनी बड़ा इशू हो जाएगा मेरे स्टॉप कहने पर उसकी आवाज़ पे। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, सब लोगों ने वहाँ पे दया का यूनिफॉर्म पहन लिया था। यहाँ पे देखिए आयरनी यूज़ की गई है फिगर ऑफ स्पीच के, काइंड ऑफ यूनिफॉर्म यानी कि वो लोग एक वो पहने हुए थे ड्रेसअप, जो उनकी एक्टिंग करने वाले थे वो लोग। तो कैसी यूनिफॉर्म थी वो काइंड ऑफ यूनिफॉर्म? खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्जली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, खादी की धोती जो कि ओवरसाइज हो रही थी, जो कि टेलर ने अच्छे से नहीं सिली थी, और वाइट खादी शर्ट, ठीक है, धोती और शर्ट दोनों पहने थे। द लीगल एडवाइज़र वोर, जो लीगल एडवाइज़र था वो पहने था पैंट एंड टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, और कई बार कोट भी पहन लेता था जो ऐसा लगता था जैसे कि जो पोस्टमैन होते हैं ना वो पहने रहते हैं, ऐसा कोट पहन लेता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। देखिए अक्सर वो अकेला दिखता, अकेला था, हेल्पलेस दिखता था कि कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता। किसकी? सुब्बू की बात चल रही है ये पूरी, ठीक है। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, उसी को बोला गया है कोल्ड लॉजिक का मैन, यानी वो इतनी शांति से कैसे सब कुछ अपने अंदर रख लेता था। इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, यानी फिल्म इंडस्ट्री क्या है, सपने देखने वालों की भीड़, सब वहाँ अपना सपना सच करने आए।
तो वो बड़ा कोल्ड लॉजिक लगाता है उन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स में, अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीट्स एंड खादीट्स, यानी जो गांधी की तरह पहनावा वहाँ का था, तो ये इंसान उन खादी और गांधी के बीच में न्यूट्रल रहता था। मतलब ये बिल्कुल कोल्ड, शांत, बिल्कुल भी अपने आप को ओवर टेम्पर्ड नहीं करता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, एंड दो, कई सारों की तरह जो जो बॉस के ज़्यादा करीब होते थे, डायरेक्टर के ज़्यादा करीब होते थे, वो उनका अलाउ कर देता था। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, एंड दो अ लॉट ऑफ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट। तो वो उनको फिल्म जो जो उनके मतलब जानने वाले थे उनको प्रोड्यूस करता था फिल्म में। और आपको जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर होता था वो क्या बहुत सारे पैनकेक्स मंगाता था उनके मेकअप के लिए, है ना। तो वो कह रहे हैं जो रॉ स्टॉक होता था ना सारा, वो उन लोगों पे बैग दिया जाता था जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते थे, यानी एक्स्ट्रा मटेरियल जो फिल्म में नहीं है, फिल्म के बाहर है लेकिन आना चाहते हैं फिल्म में, उन लोगों पर वो सारा यूज़ कर लेते थे जो एक्स्ट्रा बच जाता था। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, यानी मतलब वो सारे के सारे फिल्म में भी नहीं आते थे, उन पर वो सारा मटेरियल थोप दिया जाता था, वो मेकअप थोप दिया जाता था। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी वही चीज़ जो मैंने भी आपको समझाई थी कि एक ही बंदा जो लॉयर भी है, पोइट भी है, और एक और क्या चीज़ बताई थी, स्टोरी राइटर भी है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, देन वन डे, एक दिन जो बॉस है ना वो क्लोज डाउन कर देता है। क्या क्लोज डाउन कर देता है? स्टोरी डिपार्टमेंट, ठीक है। ठीक है भाई, स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गई। एंड दिस वॉज परहैप्स, शायद आपने पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में सुना होगा कि जहाँ पर स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से एक लॉयर अपनी जॉब खो देता है और एक पोइट भी अपनी जॉब खो देता है, यानी पोइट को भी घर जाना है। अब यहाँ मतलब समझ रहे हो आप कि वो बंदा जो स्टोरी टेलिंग में था, अब स्टोरी टेलिंग वाला डिपार्टमेंट बंद, तो उसको कहा जा रहा है कि घर जाओ। आपको पता ही नहीं है कि वो भाई पोएट्री डिपार्टमेंट में भी है, वो लॉयर डिपार्टमेंट में भी है, वो घर कैसे जा सकता है। जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक SDS योगियार। देखिए यहाँ पर जो वो लड़का जो अपन को सुना रहा है ये पूरी बात, वो कह रहा है कि जेमिनी स्टूडियो एक फेवरेट हॉन्ट है। हॉन्ट मतलब क्या कहें, आपको पता होगा फिल्मों में ज़्यादातर पोइट्स की ही ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि गाने लिखने रहते हैं, उसमें पोइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो पोइट के लिए डरावनी जगह है वो जेमिनी स्टूडियो। डरावनी जगह यानी कि कोई पोइट वहाँ ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया है। तो जैसे कि SDS योगियार है ना, इनके बारे में नीचे दिया हुआ है। SDS योगियार जो कि फ्रीडम फाइटर एंड नेशनल पोइट भी रहे हैं, ठीक है। और एक और का नाम आने वाला है, वो है अ पोइट एंड अ प्ले राइट, वो भी एक पोइट रहे हैं, वो प्ले यानी नाटक भी लिखते हैं। तो ये दो के बारे में बता रहे हैं कि इनकी तरह इनका भी करियर आगे नहीं बढ़ पाया। सांगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। इट हैड एन एक्सेलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। क्या कह रहे हैं वो? इट हैड एन एक्सेलेंट मैस, उस जेमिनी स्टूडियो में एक शानदार मैस थी खाना खाने के लिए, जो क्या करती थी, बढ़िया कॉफ़ी देती थी ऑल टाइम, यानी दिन में कभी भी आप पियो, एंड रात में भी मोस्ट ऑफ द पार्ट, ज़्यादातर टाइम में रात में भी आपको बढ़िया कॉफ़ी मिल जाती थी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। वो कह रहे हैं ये वो दिन थे जब कांग्रेस का रूल होता था और उसका मतलब होता था प्रोहिबिशन, किसी भी चीज़ पर रोक लगाना, एंड मीटिंग ओवर अब मतलब एक मीटिंग जो कि काय के ऊपर हो रही है, कप ऑफ कॉफ़ी, और उसके ऊपर मीटिंग करना यानी सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। अगर आप एक कप ऑफ कॉफ़ी के ऊपर मीटिंग रख रहे हो तो ये आपके लिए एंटरटेनमेंट का ही सबसे बढ़िया तरीका है। ये यहाँ पर भी इन्होंने पूरा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, कांग्रेस पार्टी को इन्होंने थोड़ा सा पिंच कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। बेयरिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry। यहाँ पर वही ऑफिस बॉय जो हमें सुना रहा है सारी स्टोरी, कह रहे हैं कि बेरिंग द ऑफिस बॉय, उस ऑफिस बॉय को छोड़कर
और कुछ कपल ऑफ क्लर्क्स यानी कुछ एक दो क्लर्क को छोड़कर एवरीबडी एल्स जितने भी थे स्टूडियो में सब कैसे रहते थे, लेजर फ्री रेडिएटेड लेजर, कोई काम नहीं था उनके पास। अ प्री रिक्विसाइट फॉर पोइट्री, मतलब कुछ ऐसे जो कोई काम नहीं है, क्या करना है, बैठे बैठे लिख रहे हैं, क्या पता किसका गाना हिट हो जाए, क्या पता किसकी पोइट्री किसी को पसंद आ जाए। मोस्ट ऑफ देम वर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी, ज़्यादातर खादी पहनते थे, किसकी पूजा करते थे, गांधी जी की। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। गांधी की बढ़ाई करते थे, खादी पहनते थे, लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई भी तारीफ नहीं थी पॉलिटिकल की, यानी कोई भी नहीं चाहता था किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में जाना। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, सारे के सारे उस वर्ड के बिल्कुल क्या थे, कह सकते हैं अपन सिनोनिम, कि कम्युनिज्म भरा हुआ था सब में। ठीक है, कम्युनिज्म आप समझ सकते हो, वही कम्युनिटी, जात पात ये सब। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, कम्युनिस्ट को हम कह सकते हैं जिसका कोई भगवान ही नहीं होता, वो कम्युनिस्ट है। जो जात पात को ज़्यादा मानेगा उसका भगवान कहाँ से आएगा, है ना। ही हैड अ नो फिलाइल और कंजुगल लव, कोई भी उसमें प्रेम की भावना नहीं है, किसी के प्रति लगाव नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है, अफेक्शन नहीं है किसी के प्रति। ही हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, और ना ही उसे इस बात का पछतावा होगा कभी कि ऐसा करने से, कम्युनिज्म करने से वो कभी भी अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों की, यहाँ पे किलिंग का मतलब मारना नहीं है, चाकू से मारना नहीं है, यहाँ किलिंग का मतलब है कि भावनाओं को ठेस पहुँचाना। यानी आप किसी की भावना को ठेस पहुँचाते हो तो उसकी आत्मा मरती है ना, आत्मा रोती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे बंदे कभी अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को तक खुश नहीं रख पाते। He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. ऐसे लोग हमेशा वायलेंस, अनरेस्ट, इग्नोरेंट पीपल, जो बेचारे अनजान लोग होते हैं, उन पर ये लोग क्या करते हैं, अपनी क्रूरता, है ना, अपनी क्रूरता, अपना जो अनरेस्ट है, मतलब खुद भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं, जो अपनी वायलेंस है, वो ऐसे लोगों पर, बेचारे जो इनोसेंट होते हैं ना, जो जिन्होंने कुछ नहीं करा होता, ऐसे लोगों पर वो अपनी क्रूरता निकालते हैं। कौन लोग की बात चल रही है, ये कम्युनिज्म लोगों की। ठीक है, जो क्या करते हैं, जातिवादी करते हैं। सच नेशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट द टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लेड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। इस तरीके की नोशंस, यानी इस तरीके की मान्यताएं उस समय हर जगह थी साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया यानी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस तरफ सब जगह था। एट दैट टाइम ऑल्सो, ये क्या कह रहे हैं, उस समय भी, यानी गांधी जी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा, जबकि गांधी जी ने छुआछूत कितना छोड़वाया था, लेकिन तब भी था। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली, वो क्या कह रहे हैं कि खादी पहनने के बाद भी, मतलब जेमिनी स्टूडियोज जितने पोइट्स हैं ना, सब खादी पहने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद, सारे खादी पहने हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों में ये भावनाएं थीं। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, वो कह रहे हैं आपको इसका प्रमाण बहुत जल्द मिलेगा। अब क्या प्रमाण मिलने वाला है ये देखते हैं। When Frank Buchmann's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952. वो कह रहे हैं कि जो फ्रैंक बचमैन थे, पूरा ये इनका आर्मी का नाम है, ठीक है, फ्रैंक बचमैन मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास, 200 स्ट्रॉन्ग मतलब उस आर्मी में 200 के करीब कौन थे, सोल्जर्स थे। वो लोग आए मद्रास घूमने करीब 1952 में। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर हॉस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। वो क्या कह रहे हैं, उनको कोई भी ऐसा वार्मर हॉस्ट नहीं मिला उन 200 सोल्जर्स के लिए कि जो उनका स्वागत कर सके, उन्हें अपने घर में या अपने जो भी बड़ा मैदान उनके पास होगा, रहने का होगा, हॉस्टल होगा, कहीं पर भी जगह नहीं मिली उन्हें रुकने की, सिवाय जेमिनी स्टूडियो के। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस।
किसी ने तो उस ग्रुप को इंटरनेशनल सर्कस नाम दे दिया था, यानी जिसमें इधर उधर के सारे भर जाते थे आके। दे weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table। वो कह रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा क्या नहीं थे, अच्छे नहीं थे। ट्रेपेजी यानी जो आपने देखा होगा सर्कस में खेल करते हैं एक दूसरे को पकड़ के यूज़ करना। और वो कह रहे हैं कि ना ही उन लोगों में इतनी ज़्यादा फेमिलियरिटी थी एनिमल्स को लेकर जितनी सर्कस के लोगों की होती है ना। तो कह रहे हैं उन लोगों में फेमिलियरिटी बिल्कुल नहीं थी जानवरों के साथ, जो सर्कस में लोगों की रहती है ना जानवरों के साथ, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। एंड देखो क्या उन्होंने यहाँ पे क्या एक और उन्होंने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, कमेंट किया है, यानी ट्वेंट किया है, क्या किया है कि सिवाय डिनर टेबल के और इसके अलावा उन्हें जानवरों से कोई लगाव नहीं था। यानी डिनर टेबल यानी कि सिर्फ खाना जानते थे वो जानवरों को, इसके अलावा और वो कुछ नहीं करते थे। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। लेकिन फिर भी उन लोगों ने, जो 200 लोगों का क्रू था, जो आर्मी के सोल्जर्स थे, उन्होंने एक बढ़िया प्रोफेशनल मैनर में 2 नाटक किए। देयर जोथम वैली, द फॉरगेटन फैक्टर, ये उन 2 प्ले का नाम है। 2 जो नाटक उन्होंने किए थे। रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी। यानी उन्होंने मद्रास में ये प्ले किए और लोगों के साथ भी, सिटी के और लोगों को भी लिया गया, उनके साथ प्ले किए। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन। जेमिनी फैमिली एंड जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे, देखो पहले तो जेमिनी स्टूडियो खुद ही और होंगे लोग, अब 200 और जुड़ गए, तो करीब 600 लोग थे जो एक के बाद एक प्ले करते जा रहे थे। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। इन प्लेस का, इन नाटकों का जो मैसेज होता था, जो संदेश होता था, वो सिंपल होता था, है ना। एंड होमलीज मतलब नॉर्मल घरेलू मैसेज। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन जो वो पहनते थे सेट पर, जो सेट बनाया जाता था, सेट यानी जहाँ पे वो लोग प्ले करने वाले हैं, पूरा सेट तैयार किया जाता था और उनको जो कपड़े दिए जाते थे, कॉस्ट्यूम्स दिए जाते थे, वो फर्स्ट रेट यानी बहुत शानदार होते थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of the Jonathan Valley। वो कह रहे हैं कि उसके बाद से जो मद्रास में जितने भी प्ले हुए, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे इनके प्लेस से, जेमिनी स्टूडियो के प्लेस से, और वो जो 200 सोल्जर्स ने मिलकर प्ले किया था। तो लगभग ऑल तमिल प्लेस हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जो जोनाथन वैली में जो प्ले दिया गया था, जो संदेश दिया गया था, बेयर स्टेज अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो उन्होंने जोनाथन वैली में यूज़ किया था, एक खाली स्टेज जो कि पीछे वाइट बैकग्राउंड कर्टेन था, यानी पर्दे डले हुए थे वाइट कलर के, और एक फ्लूट कंटिन्यूसली बज रही थी, है ना, जो बांसुरी होती है, कंटिन्यूसली बांसुरी बज रही थी। और एक सीन होता है सनराइज़ का और सनसेट का, ये कॉमन हो गया था ज़्यादातर सभी प्लेस में। It was some years later that I learnt that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands or flute. It was some years that later that I had learnt that MRA was a kind of counter movement to international communism। देखिए MRA यहाँ पर उन्होंने मद्रास के ही एक जो ग्रुप होता था, क्रू होता था आर्टिस्ट का, उसके बारे में बोला है कि उसके साथ ये कह रहा है, ये लड़का जो हम बता रहा है स्टोरी पूरी, वो कह रहा है कि कुछ साल पहले की बात है कि जब मैंने सीखा कि जो एमआरए था वो एक, उसके साथ एक ऐसा मूवमेंट हुआ, काउंटर मूवमेंट यानी कि बहस होना, किनसे हुई, इंटरनेशनल कम्युनिज्म से, यानी जो पूरे विश्व में जो कम्युनिज्म चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, उससे। एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वास, इस लड़के का जो बॉस है यानी जो डायरेक्टर है वो मिस्टर वासन है, ठीक है। तो बिग बॉसेस जैसे कि मद्रास के ज़्यादातर बिग बॉसेस जितने भी डायरेक्टर थे मिस्टर वासन, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, उन्होंने आराम से उनको प्लेड इनटू देयर हैंड्स यानी आराम से उनको हैंडल कर लिया अपनी बातों से।
आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remained the same, MRA or no MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ कि वास्तव में यही केस होता था कि जो जितने भी बिग बॉसेस होते हैं यानी जितने डायरेक्टर्स होते हैं उनका एस्पेक्ट जो होता है, मतलब कोई भी काम को हैंडल करने का जो तरीका होता है वो अनचेंजेबल, वो चेंज नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और वैसा ही वो हैंडल भी करते हैं सामने वाले को, चाहे फिर वो एमआरए हो या कोई और इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या इंटरनेशनल कम्युनिज्म ना भी हो, जिससे भी वो बात करते हैं सेम रहता है उनका तरीका। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम hosting 200 people of all hues। जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था उस समय जब हमने 2000 लोगों को क्या किया था, होस्ट किया था। 2000 लोगों की उन्होंने स्वागत सत्कार और पूरा उनके साथ रहना करना सब किया था। आई होप आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक तो नहीं सुनाई दे रहा है, अगर सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज हुआ था। यूजुअल जो क्राउड के प्लेयर्स होते थे, मतलब भीड़ में जिनको काम दिया जाता था, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि भीड़ इकट्ठी करी और उन सब पे खतरनाक तरीके से मेकअप पोत दिया। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो भीड़ होती थी उसको खतरनाक तरीके से मेकअप किया जाता ताकि भीड़ क्लियर दिखाई दे, एक एक का चेहरा क्लियर दिखाई दे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट होता था उस समय टीवी, तो नहीं तो धुंधला हो जाता, सब मिक्सअप हो जाता, तो सबका इतना खतरनाक मेकअप किया जाता था बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। ठीक है, ये ऑफिस बॉय के बारे में बात चल रही थी पूरी, वही बता रहा है हमको, वही कह रहा है कि मेकअप डिपार्टमेंट के ऑफिस बॉय द्वारा ये काम किया जाता था। शायद आपको याद हो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि ये बाल्टी भर के मेकअप रखते थे और धड़ाधड़ जैसे दीवार पेंट करते हैं ना, ऐसे उन क्राउड के चेहरों को पेंट कर दिया जाता था, यानी क्राउड के चेहरे यानी भीड़ के जितने भी लोग होते थे उनका चेहरा। अ फ्यू मंथ्स लेटर टेलीफोन लाइन्स of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor। वो कह रहे हैं कुछ महीनों बाद फिर से टेलीफोन की लाइन बजी और मद्रास फिर से गूंजा और एक बार फिर जेमिनी स्टूडियो को शूटिंग के लिए वेलकम किया दूसरे विजिटर्स को, यानी अभी ये 200 लोग आए थे बाहर से, अब दूसरे विजिटर्स भी आए थे। ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। सब लोग क्या मतलब हम अगर कह सकते हैं, सब वो जो विजिटर आया था जिसके लिए हमने वेलकम किया था वो पोएट था इंग्लैंड का। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन्स। देखिए, नॉर्मली जो जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ था उन्होंने केवल 2 ही इंग्लैंड के पोइट्स को सुन रखा था, जानते थे, वर्ड्सवर्थ को और टेनिसन को। अब आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं तो आपने कुछ पोइट्री पढ़ी होंगी, उनमें कुछ वर्ड्सवर्थ आपने नाम सुना होगा पोइट का, और टेनिसन भी। ठीक है, तो ये दोनों पोइट्स को ही जानते थे जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ। ये जो आज आए थे इनके बारे में किसी ने नहीं सुन रखा था। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ किड्स, मतलब कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे होंगे तो किड्स के बारे में जानते होंगे। शेले एंड बायरन एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो समवन बाय द नेम एलियट, जो कि आज आया है। हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ वर्ड्सवर्थ के बारे में, टेनिसन के बारे में सुन रखा था लोगों ने, और कुछ ज़्यादा ही अगर लिटरेचर पढ़ते होंगे तो उन्होंने किड्स के बारे में सुन रखा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेली और बायरन के बारे में सुन रखा होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही ना के बराबर लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा इस राइटर का नाम, इस पोइट का नाम, जिसका नाम है एलियट, टी.एस. एलियट। इनका पूरा नाम टी.एस. एलियट है। तो टी.एस. एलियट के बारे में नहीं सुना था, मतलब बहुत रेयर है, एक हाथ नहीं सुना हो तो, जो कि आज हमारे जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने आए थे। ठीक है, ये भी बहुत बड़े पोइट हैं टी.एस. एलियट। He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception। देखिए, उस समय की बात चल रही है तो वो पोएट ही, उस समय की बात चल रही है। वो क्या कह रहे हैं, वो पोएट नहीं है, वो एक एडिटर हैं जो उनकी फिल्म को एडिट करने आए हैं, इसलिए जो बॉस है ना उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा है। रिसेप्शन यानी कि
लोगों को बुलाना और उनसे मिलवाना और खाना वगैरह करना है ना, जैसे शादी पार्टियों का रिसेप्शन होता है सेम वैसे ही। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकटन। ठीक है, वो कह रहा है हमारे जो डायरेक्टर है ना वो भी एडिटर हैं, एक वीकली जो न्यूज़पेपर निकलता है आनंदा विकटन, उस जो मैगजीन है उसके एडिटर भी रहे हैं हमारे सर। ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास। हाँ, उन्होंने अभी तक ब्रिटिश पब्लिकेशन को एडिट नहीं किया है। दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, जो कि लोग जानते हैं जेमिनी स्टूडियो में कि हाँ ब्रिटिश पब्लिकेशन जो है वो अभी तक मद्रास में क्या नहीं हुई है, एडिट नहीं हुई है। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द हिंदू देखिए उस समय से चलता आ रहा है और आज भी है। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश में ही छपता है, जो उसने एक इनिशिएटिव लिया, उसने एक शुरुआत करी। द सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली बट नॉट फॉर द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। वो क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा पोइट उन्होंने लिया एडिट करने के लिए जिसने, जो यहाँ पर मैनचेस्टर गार्डियन क्यों बोला गया है कि मतलब कोई तोप नहीं मारी थी। ये जो मैनचेस्टर गार्डियन एक मास्टरपीस है, इनका नाम बहुत फेमस है। लंदन टाइम भी जो बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, तो इन दोनों की तरह वो फेमस नहीं था, उसे उन्होंने चांस दिया। देट वाज दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग दैट्स न्यू। और ये उनके चांस देने के बाद वो कह रहे हैं कि हम मतलब इनको तो अच्छी तरीके जानते हैं न्यूज़पेपर्स को, लेकिन जो उन्होंने नए न्यूज़पेपर को चांस दिया वो बहुत काबिल तारीफ था। एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, वो कह रहे हैं आखिर में करीब दोपहर के 4 बजे के करीब, द पोइट अराइव्ड, पोइट पहुंचा। ही वॉज अ टॉल मैन, आप उसे एडिटर भी कह सकते हो है ना, टी एस एलियट को। ही वॉज अ टॉल मैन, लंबा चौड़ा, वेरी इंग्लिश, बहुत इंग्लिश बोलता है, वेरी सीरियस, सीरियस भी है, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए क्या है, वो अननोन है, हम कोई भी हम में से कोई भी उनको क्या नहीं करता है, नहीं जानता है। ठीक है, बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस। देखिए यहाँ पे समझना, बैटलिंग, बैटलिंग यानी लड़ाई करना। अब यहाँ पे लड़ाई नहीं कर रहा है वो, मतलब कि भीड़ से बचकर भागना, तो उसको भी लड़ाई करना ही बोलेंगे। तो कह रहा है अपने हाफ अ डजन पेडेस्ट्रियल फैन जो पैदल पैदल उसके साथ आ रहे थे, उनसे बचता बचाता शूटिंग स्टेज तक वो पहुंचा। कौन? टी एस एलियट पोएट। द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच, बॉस ने एक बड़ी स्पीच पढ़ी। इट वॉज ओबियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोइट। ओबियस सी बात है कि वो भी पोइट्री के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, है ना। कौन? इनके बॉस, क्या नाम था? वासन। ठीक है। द स्पीच वॉज ऑल द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा खास उनकी जो स्पीच थी नहीं थी, कुछ जनरल टर्म्स ही उन्होंने यूज़ किए थे बार बार, जो बार बार पेपर्ड कर रहे थे यानी सुनाई दे रहे थे, वो दैट इज़ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। देन द पोइट स्पोक, और उसके बाद में फिर टी एस एलियट आए, वो बोले। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। उन्होंने इतनी, वो कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने इतनी डेज्ड और साइलेंट ऑडियंस को नहीं सुना होगा। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं मतलब जो हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है नॉर्मली कि स्पीड में जो कोई इंग्लिश बोल जाता है सबके सर के ऊपर से निकल जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी ऑडियंस उसने आज से पहले नहीं देखी हुई। कैसी? शांत। शांत क्यों है? क्योंकि उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो इतनी स्पीड में पढ़ता चला गया है। देखो टॉकिंग अबाउट इज एक्सेंट, वो कह रहे हैं व्हाट इज टॉकिंग अबाउट एक्सेंट, मतलब बोलने का तरीका, यानी एक्सेंट होता है हमारी भाषा के तरीके अलग अलग। ठीक है, जैसे हम हिंदी एक अलग एक्सेंट में बोलते हैं, इंग्लिश अलग बोलते हैं, फ्रेंच अलग बोलते हैं, अमेरिकन अलग बोलते हैं, अलग अलग एक्सेंट होते हैं। आपने सुन रखा होगा, जानते होगे एक्सेंट के बारे में। ठीक है, तो सबका जो अटेम्प्ट था समझने का, मतलब सब लोग कोशिश कर रहे थे समझने का, तो कोई भी उनको समझ नहीं पा रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सारी चीज़ कब तक चली, यानी उनका स्पीच करीब 1 घंटा चला। देन द पोइट लेफ्ट, फिर वो पोइट चले गए, एंड वी ऑल डिस्पर्ड इन अटर बैफलमेंट, और सब लोग आश्चर्यचकित रह के, मतलब बहुत चक्के रह के सब लोग इधर उधर चले गए कि पता नहीं किसने क्या बोल दिया। वॉट आर वी डूइंग,
हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो। सब लोग क्या बोल रहे हैं आपस में, अरे यार हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इंग्लिश पोइट यहाँ इस फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। ये स्टूडियो जो कि तमिल लोगों के लिए सिंपल सी फिल्म बनाता है, सिंपल से प्ले बनाता है, वहाँ ये इंग्लिश पोइट का क्या काम। पीपल हुज लिव्स लीस्ट अफोर्डेड दैम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। वो कह रहे हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अफोर्ड कर पाते हैं यानी झेल पाते हैं ऐसी इंग्लिश पोइट्री जैसी इन्होंने आज बोली थी टी.एस. एलियट ने। द पोइट लुक प्रीटी बेफल टू। जनता के लिए बेफल नहीं थी, पोएट भी बेफल था। बेफल यानी कि आश्चर्यचकित था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity ऑफ his talk about the thrills and travels of an English poet। वो समझ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ पर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ स्टॉक, जो भी उसने बोला था वो एक तरीके से क्या बोलेंगे, असामान्य, नॉर्मल बात नहीं थी। यानी किसी ने भी उस पर कोई रिएक्ट नहीं करा, तो उनको क्या लग रहा था, थोड़ा सा थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स, उनको थोड़ा सा एक बोलते हैं ना अजीब व गरीब एहसास उनको हुआ एक इंग्लिश पोइट के तौर पर। हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। उनका आना, घूमकर जाना इस स्टूडियो में वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है, यानी एक ऐसा रहस्य है जो कब कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ट्रेजेडी है एक ऐसी, कोई भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कौन आया और वो क्या करके चला गया। ठीक है। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड में नॉट एडमिटेड। जो बड़े बड़े प्रोज राइटर्स हैं, प्रोज राइटर यानी बड़े बड़े स्टोरीज लिखते हैं, तो संसार के, ठीक है, सिर्फ यहाँ के नहीं बोल रहे, संसार के, वो कभी इस बात को एडमिट नहीं करेंगे कि ऐसा भी हुआ था। बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। लेकिन जैसे जैसे मैंने दिन ब दिन काम करके सीखा, तो मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग होता चला गया। कन्विक्शन यानी कि इन्होंने जो सोच रखा था पोइट्री की फील्ड में आगे जाने का, तो ये स्ट्रांग होते गए डे आफ्टर डे। कि जो प्रोज राइटिंग होती है, जो लंबे लंबे चैप्टर्स लिखे जाते हैं, जो स्टोरी राइटिंग लिखी जाती है, वो सच नहीं हो सकती, लेकिन कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। वो हो ही नहीं सकती है कि कोई जीनियस ना हो और वो ऐसे बड़े प्रोज लिख डाले, यानी जीनियस होना ही पड़ेगा। इट इज़ फॉर द पेशेंट, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it। वो कह रहे हैं कि प्रोज लिखना, देखो पोइट्री होती 4 लाइन की लिख दी, 8 लाइन की लिख दी, 12 लाइन की लिख दी, 14 लाइन की लिख दी, है ना। पोइट्री शॉर्ट होती है, शॉर्ट उसमें वर्ड होते हैं, और मेनली उसमें फिगर ऑफ स्पीच देखनी पड़ती है, हमको कम शब्दों में बड़ा मीनिंग देना रहता है। ठीक है भाई, मान गए। लेकिन जब आप प्रोज लिखने जाते हो, आपको छोटे शब्द में, देखो पोइट्री में क्या होता है, छोटा शब्द है और बड़ा मीनिंग है, ठीक है। लेकिन प्रोज में उल्टा होता है, प्रोज में मीनिंग बड़ा है, मीनिंग छोटा है और शब्द बहुत बड़ा है। समझ रहे हो आप। जो प्रोज आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये प्रोज ही है, ठीक है। इस प्रोज में आप देख रहे होंगे मीनिंग जरा सा निकल रहा है और इतनी लंबी चौड़ी लाइनें इन्होंने लिख रखी हैं, यानी जाने भर भर के इन्होंने ड्रामा और वो डाल रखा है सारा, इतने सारे इन्होंने आयरनीज यूज़ कर रखे हैं इसमें। इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये सारा जो इन्होंने स्टोरी बताई है इसमें, बीच में हमने जो सुना, एक 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 हीरोइन को ले आया बीच में, फिर एक पोएट को ले आए बीच में ही वो कुछ जनता को ले आए। मतलब पैनकेक्स का इतना यूज़ ही नहीं हुआ जितना इन्होंने फालतू की इसमें घुसा रखी है स्टोरी। तो ये प्रोज है, यानी मीनिंग कम है और मैटर ज़्यादा है। दोनों में अंतर समझ में आया, पोइट में और प्रोज और पोइट्री में। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि प्रोज लिखने के लिए क्या होना पड़ता है, पेशेंट, आपको धैर्य रखना है, परसिस्टेंट, कंटिन्यूटी रखनी है, परसिवरिंग, दृढ़ निश्चय रहना है, छोड़ना नहीं है बीच में से, विथ ड्रज, ड्रज यानी वही हौसला, विथ अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, और अपना हार्ट को सख्त रखना है कि नहीं, कोई आके कुछ कहे मैं टूटूंगा नहीं, मैं इस प्रोज को कंप्लीट करके रहूंगा, ठीक है। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। रिजेक्शंस उस आदमी के लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं।
He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and send it to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. वो लिखता है बिना किसी के रोक टोक के, बिना किसी की टेंशन के, और पूरा प्रोज कंटिन्यूटी में। देखिए प्रोज कभी एक दिन में नहीं लिखा जाता, ठीक है, उसमें बहुत सारे मैटर बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो उसको लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, इंसान थक ही जाए, है ना, बोर हो जाए। तो ये ऐसा नहीं है, प्रोज करने वाले ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करना चाहिए उनको। तो बोल रहे हैं रिजेक्शन स्लिप्स उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, उन्हें तो प्रोज की फ्रेश कॉपी लाना है, दिखाना है, एडिटर को देना है, और उसकी पोस्टेज करनी है, और उसे एक मैन्युस्क्रिप्ट बना देना है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट आप जानते ही हैं, जब कोई कॉपी बन जाती है, किताब बन जाती है, छप जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बिक्रियाँ हो जाती हैं, दैट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई इंसान की। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू had published a teeny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. जब वो ऐसा कोई बंदा लिखता है कोई प्रोज, यानी कि ये अब जो किसने लिखा है प्रोज, पता है किसके बारे में बात चल रही है, ये वही लड़के के बारे में बात चल रही है, ठीक है, ऑफिस बॉय के बारे में। वो कह रहे हैं इस तरीके का जो प्रोज होता है, तो इट वॉज फॉर सच पीपल, उन लोगों के लिए होता है जो हिंदू जैसा न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़पेपर, उसको एन टीनी अनाउंसमेंट यानी बारीक सा छापता है, वो भी कहाँ पर, एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, जो इम्पोर्टेंट कॉर्नर नहीं होता ना पेपर का, उस कॉर्नर में, वो भी एन अनइम्पोर्टेंट पेज, पेज भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस पर जरा सी जगह में छोटा से में वो उसके बारे में छापता है। अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड, और क्या क्या कहते हैं, क्या लिखा है उसमें कि एक छोटा सा स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर करके एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें सबको शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाजंट अ नोन कॉमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेरी, जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लिटरेचर लिखने वाले थे, पढ़ने वाले थे, पोइट थे, उन सबको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, ठीक है, नॉन कॉमोडिटी नहीं थी द एनकाउंटर। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript. वो कह रहा है कि इससे पहले कि मैं मेरा पैसे खर्च हो जाएं इस मैन्युस्क्रिप्ट को पूरा एडिट करके छापने से लेके बाजार तक उतारने में, मैं क्या करता हूँ, इंग्लैंड इंग्लैंड भी तो भेजनी है इसको अपनी कॉपी। तो वो कह रहा है कि मैंने उसमें भाग ले लिया, किसमें, द क्या था वो, एनकाउंटर, ठीक है। In those days, उन दिनों, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. वो क्या कह रहा है कि उन दिनों जो, एक सेकेंड ये छुप रहा है, नीचे उतारना पड़ेगा। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जो ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी थी विद एन एंट्रेंस, जिसका एक एंट्रेंस था, जो विथ नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड। देखिए ज़्यादातर जो लाइब्रेरीज होती हैं जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ नहीं था, ना ही नोटिस थे टू मेक यू फील यू आर स्नेकिंग इनटू फॉरबिडन एरिया, जो कि आप फील कराए कि आप जाना कौन से एरिया में आ गए हैं, फॉरबिडन एरिया यानी भूल गए हैं, भौचक के जंगल में आ गए हैं। देखिए भूले हुए एरिए में आना, यानी कि आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तो बिल्कुल सन्नाटा रहता है ना, कोई बोल नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी वो लाइब्रेरी में ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी फॉरबिडन एरिया में आ गए हैं। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस अमंग ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। और वो क्या कह रहा है, द एनकाउंटर जो लिखा हुआ था, जो कंपटीशन हुई थी, उसमें राइटर्स ने जो कुछ लिखा था, उसकी कॉपियाँ ऐसी की ऐसी पड़ी हुई थी, किसी ने उसको टच नहीं किया था, यानी कोई रीडर नहीं मिला उनको पढ़ने वाला। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, जब मैंने उसका एडिटर का नाम पढ़ा उस पर, द एनकाउंटर पर, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, एक घंटी बजी मेरे दिल में। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, ये वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियो आया था, यानी टी.एस. एलियट। I felt like I had found a long lost brother and sang as I sealed the envelope. वो क्या कह रहा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने कई सालों बाद अपना एक भूला भाई मुझे मिल गया। देखो भूला भाई वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसका भी का हाल ऐसा ही है, उसकी भी प्रोज नहीं बिकी है, उसकी भी पोइट्री नहीं बिकी है,
किताब नहीं बिकी है। और सेम टी.एस. एलियट का भी वो जो द एनकाउंटर उन्होंने लिखा था वो नहीं बिका, किसी ने नहीं पढ़ा। आई सील्ड द एनवेलप, मैंने उस एनवेलप को सील कर दिया। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और उनके एड्रेस पे लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, मुझे महसूस हो रहा था कि मैं जो गाना अभी गा रहा हूँ ना, सेम गाना वो गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, के दो बिछड़े भाई फर्स्ट रील में, फिल्म के फाइनल रील में सेम गाना गा रहे हैं। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम। ये स्टीफन स्पेंडर की बात चल रही है। ये एक और पोएट हैं, मैंने गलत बताया आपको, टी.एस. एलियट। ये स्टीफन स्पेंडर दूसरे राइटर का नाम चल रहा है। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से आ गया, बाहर निकल आया, जब मेरे पास बहुत समय था लेकिन बहुत पैसा नहीं था। एनीथिंग एट द रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, तो जो चीज़ें पैसा खर्च कर सकती हैं ना, वो सब मुझे अट्रैक्ट करती थी, और मैंने पैसा खर्च कर दिया। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। वो कह रहा है कि फुटपाथ पर, मद्रास के फुटपाथ पर 50 पैसे रुपए में माउंट रोड के सामने एक ब्रांड न्यू बुक्स का ढेर लगा हुआ था, 50 पैसे में हर किताब। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, वो असल में एक ही बुक की अलग अलग कॉपीज़ थी, अलग अलग फ्रंट पेज उनका चेंज कर रखा था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी, इसलिए उन किताबों को स्पेशल डिस्काउंट पर बेचा जा रहा था। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड, मैंने एक किताब ले ली पैसे दे के, 50 पैसे दे के। जो किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, वो भगवान जो फेल हो गया था। 6 एमिनेंट मैन ऑफ द लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब, उस किताब में 6 एमिनेंट मैन यानी कोशिश करने वाले, मेहनत करने वाले मैन के बारे में बताया गया था, जिनकी अलग अलग स्टोरी डिस्क्राइब की गई थी। देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, उनकी जर्नी कम्युनिज्म में यानी जातिवाद में उनकी जर्नी, उनका भ्रमण, और उसी में खो जाना, डिसइल्यूडन, रिटर्न, लौटे ही नहीं है। एंड्री गाइड, रिचर्ड राइट, एंजेलिना स्लोन, आर्थर केस्लर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर, स्पीटी स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम ट्रिमेंडस। वो कह रहे हैं कि ये सारे राइटर्स के नाम मतलब उसमें दिए गए थे कि ये लोग सारे कम्युनिज्म के चक्कर में, जातिवाद के चक्कर में खो गए, इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई। स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय हेजी इल्यूमिनेशन। वो कह रहे हैं स्टीफन स्पेंडर, जो वो पोइट जो मैंने जेमिनी स्टूडियो में देखा था, एक मोमेंट में आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग में एक लाइट जलती है और वो पूरा दृश्य इल्यूमिनेट हो जाता है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। वो कह रहे हैं कि उस समय का जो रिएक्शन था जेमिनी स्टूडियोज़ का पोइट्स के प्रति, वो अब मिस्ट्री नहीं रहा। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्टीव स्पेंडर्स पोइट्री। जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे, जो डायरेक्टर थे, जो जिनका स्टूडियो था, उनके पास अब ज़्यादा काम नहीं था करने के लिए, किसके साथ, स्टीव स्पेंडर्स की पोइट्री के साथ, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उस गॉड के साथ तो था जो फेल हो गया था, मतलब वो किताब में लिखा हुआ था विद हिज गॉड दैट फेल्ड, वो गॉड जो फेल हो गया था। देखिए अब मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर ख़त्म कर दूँ, नहीं तो 3 पार्ट बनाने पड़ते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर भी करें, और आप जैसे जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन मिले, हिंदी एक्सप्लेनेशन जो चाहते हैं, वो सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।